हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ हार्मोन्स। तो मैं एक फर्स्ट पार्ट जो है क्विक रिवीजन है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं करा रही हूँ और जो हार्मोन का जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करा रही हूँ, उतना करा रही हूँ जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। तो क्विक रिवीजन है तो हम लोग वैसे ही बात करने वाले हैं और जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो ये जो पिछले वाला संडे था वहाँ पे तब रिलीज़ हुए थे, तो आप एक बार किसी बच्चे ने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस होती हैं। यूट्यूब की अगर मैं बात करती हूँ तो सुबह एक 10:30 पे होती है और एक शाम को 4 बजे होती है। ये होगी तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और ये वाली तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे रोज़ ही हो जाती है। अनअकैडमी की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं। ये जो स्पेशल क्लासेस है आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की, और ये होती है तुम्हारी पेड क्लासेस। प्लस क्लासेस का मतलब होता है कि तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर आपकी रेगुलर क्लासेस कराई जाएंगी। आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, यहाँ पे आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपके जो नोट्स हैं वो आप जिस नोट्स जो चाहते हैं आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे कोर्स कंप्लीट करा रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कंप्लीट करा रहे होते हैं, तो तुम्हारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तुम अपनी 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 यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो रही होती हैं तो आप अपना कोर्स ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, बस आपके पढ़ने पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पढ़ना है। सेकेंडली अगर मैं बात करती हूँ प्लस कोर्सेज की, तो मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रखा है, तुम्हारा वहाँ पे चल रहा है प्लस पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अक्टूबर में मेरा क्रैश कोर्स आने वाला है, ठीक है। ये जो क्रैश कोर्स होगा, जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे CSI UGC नेट में पूछे जाते हैं, मैं वहाँ वो डिस्कस करने वाली हूँ और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी जैसे मैं नॉर्मली कराती हूँ, जिसके बेसिस पे क्या होगा, तुम्हारा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को वो करना है, वो ज्वाइन करना है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। पहले तुमने प्ले स्टोर पे गए, जाने के बाद अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करा, उसके बाद लॉगिन करना है, अपने नंबर के थ्रू करना है। फिर आता है गेट ESE, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको CSI UGC नेट करना है, तो आपको पहले ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे CSI UGC नेट को सर्च करके आपको ऑप्शन में लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ले लेना है सब्सक्रिप्शन। अब आप ये जो सब्सक्रिप्शन है आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं, आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6, 12 या 24 मंथ्स का ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ 1 मंथ वाले की, तो जो भी तुम्हारे नवंबर के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को आगे के लिए प्रिपेयर करना है तो 6 या 12 मंथ्स का ले सकता है। इससे क्या होगा, आपकी एक तो रेगुलर क्लासेस चलेंगी, अगर रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर 6 या 12 मंथ्स वाला ले लेते हैं तो आप। तो अबाउट अगर 12 मंथ्स वाले की बात करती हूँ, एक साल वाले की बात करती हूँ, तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, इतना आपको पे करना होता है। लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेफरल कोड होगा वो होगा KUM 10, कुमकुम 10 होगा, जिसके बाद आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलता है, दैट इज़ कुमकुम 10 के थ्रू। आपको 10,395 ही पे करना होगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब अभी किसी के बच्चे के पास इतने पैसे अभी नहीं हैं तो वो इनको EMI के थ्रू भी भर सकता है, इनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भी भर सकता है। तो 10,395 आई थिंक ज़्यादा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो कहीं तुम बाहर कोचिंग करने जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हो, तो 35,000 मिनिमम होता है वहाँ पे अमाउंट, प्लस तुम्हारा रहने का रेंट का अमाउंट, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें 1 साल का मिल रहा है, जबकि ये 6 महीने के लिए होती है। 1 साल का तुम्हें 10,000 में मिल रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ठीक है, तुम्हारे लिए सूटेबल है। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो।
आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं पैनक्रियासिस हार्मोन की। देखो ये हार्मोन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पैनक्रियास जब पढ़ाती हूँ तब इसका फंक्शन जब बताती हूँ तब भी इम्पॉर्टेंट है, और ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये मैं तुम्हें डायबिटीज़ वाली जो क्लास है वो करा चुकी हूँ, जिसमें सारा इंसुलिन का जो फंक्शन था वो सबको समझा चुकी हूँ। डायबिटीज़ का टाइप 1, टाइप 2 और इंसिपिडस वाला मैं सबको समझा चुकी हूँ। तो अगर जिन बच्चों ने वो क्लासेस भी नहीं देखी हैं तो एक बार वो क्लासेस भी जाके देख लेना। पैनक्रियास हार्मोन्स की मैं बात करती हूँ तो इसमें होती हैं दो टाइप की सेल्स, ठीक है, दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल्स होती हैं। सेकंड होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। तो अब हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ये मैं तुम्हें पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या है कि हार्मोन का सीक्रेशन, और जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो तुम्हारा डक्टलेस सीक्रेशन होता है, वो तुम्हारे विदाउट एनी डक्ट वो ब्लड में तुम्हारा फ्लो करते हैं एंड विल वर्क ऑन डिफरेंट टारगेट सेल्स। तो ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ना अगर मैं पेनक्रियास की बात करती हूँ तो दो डिफरेंट टाइप के सेल हैं, पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल्स। ये जो एसिनाई सेल्स होती हैं बेसिकली दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, जो क्या है इसका, ये एसिनाई सेल्स का ये है एक्सोक्राइन सीक्रेशन है। क्या है, एक्सोक्राइन सीक्रेशन है। एक्सोक्राइन सीक्रेशन और एंडोक्राइन सीक्रेशन ये डिफरेंस मैं पिछली बार भी समझा चुकी थी। तो यहाँ पे जो पैनक्रियास जो तुम्हारी ग्लैंड होती है, जो पैनक्रियास वाला जो ग्लैंड है ये तुम्हारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब है इसमें एंडोक्राइन वाला फंक्शन भी है और इसमें एक्सोक्राइन वाला फंक्शन भी है। एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन बना सकती है, एक्सोक्राइन मतलब ये कोई जूस फॉर्मेशन कर सकती है, कोई सीक्रेशन फॉर्म कर सकती है जो तुम्हारा डक्ट के थ्रू तुम्हारा सीक्रेशन हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ये जो एसिनाई सेल्स होती हैं, अगर तुम्हें पता हो, जो तुम्हारा स्टमक से जो फूड आता है, जो स्टमक से फूड होता है दैट इज काइम विच आर एसिडिक इन नेचर, जो क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है। मैं तुम्हें एक बार थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा दे देती हूँ। एसिडिक नेचर का होता है तो जैसे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ड्यूडेनम में आता है, तो नंबर ऑफ हार्मोन्स व्हिच हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे विल वर्क ऑन द पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल्स एंड they'll allow the pancreatic acinine cells to secrete more pancreatic juice। क्यों? क्योंकि जो हमारा कायम आया है वो एसिडिक नेचर का है। अगर वो एसिडिक नेचर तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वहाँ पे आ गया तो जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम है वहाँ पे फंक्शन नहीं हो पाएंगी। फंक्शन क्यों नहीं हो पाएंगे? एक डिफरेंट पीएच है इंटेस्टाइन का, एक एल्कलाइन पीएच है, लेकिन जो कायम आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर है। तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये तुम्हारा क्या करते हैं, जो तुम्हारे स्टमक से एसिडिक फूड आया है, जो कायम आया है CHYME, ये जो कायम आया है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है, जैसे लाइपेजेस हो गई तुम्हारी, न्यूक्लियोसाइडेजेस हो गई तुम्हारी, सुक्रेज हो गई, लैक्टेज हो गई, माल्टेज हो गई, ये सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम विल वर्क ओवर द कायम। जो छोटे छोटे फूड्स मॉलिक्यूल आए थे उस पर काम करेंगे और उनका ब्रेकडाउन करवा देंगी। ब्रेकडाउन करने के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और डाइजेशन हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। अगर मैं एंडोक्राइन फंक्शन पे आती हूँ तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग डिफरेंट पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है, मैं यहीं पे ऐसे समझा देती हूँ तुम लोगों को। तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती हैं अल्फा सेल्स, एक होती हैं बीटा सेल्स और एक होती है डेल्टा सेल। तो तीन टाइप की सेल पाई जाती हैं अगर मैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करती हूँ तो। देखो ये तुम्हारी हो गई कौन सी, ब्लू वाली कौन सी हो गई, अल्फा सेल्स हो गई। बीटा सेल्स कौन सी हो गई, ये वाली जो है ये तुम्हारी बीटा सेल्स हैं तुम्हारी। एंड डेल्टा सेल कौन सी हो गई, ये वाली तुम्हारी कौन सी हो गई, डेल्टा सेल हो गई। तो तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं अगर मैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करती हूँ तो। नाउ द अल्फा सेल्स ऑफ
islet of Langerhans, they used to secrete the hormone which we called glucagon. तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं? कि ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन करा रही हैं अल्फा सेल्स. Now, if we come to the beta cells, they used to produce the insulin hormone, which basically required in a very uh, not in abundant amount, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये moderate amount में चाहिए, and it is required for regulation of the glucose. तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में ज़्यादा हो सकता है, एंड इट विल क्रिएट अ डिफरेंट डायबिटिक प्रॉब्लम्स. तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट. Next is delta cells. Delta cells, they secrete the hormone which we call somatostatin. तो ये somatostatin करता है. तो ये चीज़ें याद रखनी है. अल्फा सेल ने कौन सा किया है? ग्लूकागॉन किया है. बीटा सेल ने कौन सा किया है? इंसुलिन किया है. और डेल्टा सेल जो है somatostatin को रिलीज करवा रही है, सिक्रीशन करवा रही है. अब हम ये पढ़ लेते हैं आगे. एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारा जो पेनक्रिएटिक हार्मोन्स हैं, क्या तुम्हारे पेनक्रिएटिक जो हार्मोन्स हैं, क्या वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेटेड हो रहे हैं? क्या तुम्हारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्या तुम्हारा एंटी पिट्यूटरी रोल प्ले कर रहा है? नहीं, इतना नहीं करता है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है. अगर मेरा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाएगा तभी हार्मोन्स का रिलीजिंग होता है, तभी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अदरवाइज अगर मैं बोलूँ कि हाइपोथैलेमस का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं होता. सो बेसिकली जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, दिल रिलीज द अल्फा सेल्स और अ बीटा सेल्स. तो कुछ भी रिलीज करेंगे. अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अल्फा सेल का क्या काम है और बीटा सेल का क्या काम है, दैट इज ग्लूकागॉन का क्या इफेक्ट है और इंसुलिन का क्या इफेक्ट है. नाउ इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन ऑन द लिवर. तो इंसुलिन का अगर मैं तुम्हें बेसिक फंक्शन बताऊं तो इंसुलिन क्या करता है बेसिकली, तुम्हारा अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ब्लड में ज़्यादा होता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो तुम्हारे डायबिटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तुम्हें डायरेसिस हो जाता है, पॉलीयूरिया हो जाता है, बहुत गंदी कंडीशन हो जाती है. तो ये इंसुलिन क्या रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ही तुम्हारा ब्लड का ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये इंसुलिन इस पर काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन. अब ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को जब मैंने स्टोर करके रखा एक बॉन्ड प्रॉपर्ली बना के, तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख दिया है. ठीक है. अब ये जो ग्लाइकोजन होता है बेसिकली तुम्हारा लिवर में पाया जाता है, तो स्टोर करके तुम्हारा लिवर में रख दिया ग्लाइकोजन को इंसुलिन ने. ओके. सो ये याद रखो, जो लिवर है या सॉरी जो इंसुलिन है वो तुम्हारा ग्लूकोज को फ्री फॉर्म में आने नहीं देगा. अगर फ्री फॉर्म में नहीं आने देगा तो तुम्हारी क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो पाएगी. अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो एक एक पॉइंट की बात करते हैं जिससे तुम्हें समझ में आता जाएगा. इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. ठीक है. किसी चीज़ का जब फॉर्मेशन होता है उसको वी कॉल्ड जेनेसिस. तो यहाँ पे है ग्लाइकोजेनेसिस. इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन के जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करता है, दैट वी कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है. व्हाई? बिकॉज द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन व्हिच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया. इट स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये क्या काम करेगा? जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं ना जो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं वो चीज़ों पे काम करेगा. ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाएगा. इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, VLDL. तो ये क्या कर रहा है? तुम्हारा जो फैट बॉडीज़ हैं उनको फ्री नहीं रहने देगा, उनको ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म करवा देगा, उनका कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करवा देगा, उनका VLDL फॉर्मेशन करेगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. ठीक है. VLDL. तो इन सबको फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगा. इट इनिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होगा उसको इनिबिट करेगा. वाई? क्योंकि ये तो ग्लाइकोजन फॉर्म करवा रहा है तो उसको वापस से ग्लूकोज में नहीं बनने देगा, ये तो इसका काम नहीं है. तो ये क्या करता है? इनिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को. तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बिल्कुल भी नहीं होने देगा, इनिबिट करेगा इस कंडीशन को. इनिबिट द कीटोजेनेसिस. कीटोजेनेसिस बेसिकली तब फॉर्म होती है जब तुम्हारी कीटोन बॉडीज फॉर्म होती हैं. मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है. तुम्हारे पास ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, तो तुम क्या करते हो?
जो कीटोन बॉडीज हो गई, जो फैट बॉडीज हो गई, उनका क्या करना स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारा डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट विल रिलीज अ कीटोजेनेसिस, दैट मीन्स तुम्हारा ग्लूकोज फिर फंक्शन में आ रहा है। तो लेकिन जो इंसुलिन होता है इस चीज़ को मेंटेन के रखता है, तो ये कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं होने देगा, तुम्हारा जो ग्लूकोज फॉर्म में किसी भी चीज़ को आने नहीं देगा, तो वो ग्लूकोज को स्टोरेज करने में हेल्प करेगा, तो कीटोजेनेसिस को भी ये इनहिबिट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। इट इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है व्हेन फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज फ्रॉम डिफरेंट पाथवेज। जैसे तुम्हारा अमाइनो एसिड हो गया, तुम्हारा फैटी एसिड्स हो गया, ये क्या कर सकते हैं, तुम्हारा ग्लूकोज फॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन क्या करता है, ये तुम्हारे ग्लूकोज बना सकते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब तुम्हारा जो इंसुलिन है वो तो तुम्हारे ग्लूकोज को इकट्ठा कर करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि ग्लूकोज निकल के आए? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब तुम्हारी जितनी भी ग्लूकोज फॉर्मेशन जो चीज़ें होंगी उनको इनहिबिट करता है, तो ये इसको भी इनहिबिट करने वाला है। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको एक एक को याद रखना है कि मैंने क्या क्या समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अगर स्केलेटल मसल्स की बात करती हूँ तो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस को जैसे करेगा, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड प्रमोट द ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज व्हिच इज अ लीवर। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, वो एक पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि ये काम क्या करने वाला है। अब आते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन पे। मैंने तुम्हें इसका पूरा का पूरा इंसुलिन का फिगर नहीं समझाया कि 21 अमाइनो एसिड होते हैं, 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्विक डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात करी है, सिर्फ उसका हार्मोनल जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करी है। इसका तुम्हारा ये फॉर्म नहीं बताया कि कैसे फॉर्म होता है, फिर भी चलो एक बार मैं समझा देती हूँ। इसमें 3 चेन्स होती हैं, ए, बी और सी, 3 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे बनाओ, ए, सी और बी। ठीक है, तो ए बी सी 3 चेन होती हैं, और जो टोटल अमाइनो एसिड होता है जब स्टार्टिंग में होता है 80 81 अमाइनो एसिड का होता है ये। लेकिन क्या होता है इस पे, ये जो सी चेन होती है जब इसका मॉडिफिकेशन होने वाला आता है, जब इंसुलिन जो है तुम्हारे एक्टिव फॉर्म में आने वाला होता है, इस चेन को क्लीव कर दिया जाता है, इस चेन को क्लीव कर दिया जाता है, और ए और बी जो है ये तुम्हारे 2 चेन रह जाती हैं, जो तुम्हारे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बाइंड रहेंगी। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड रहेंगी, और जो इनका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो होता है टोटल 51 अमाइनो एसिड, दोनों का, ए अमाइनो एसिड और बी अमाइनो एसिड दोनों मिलकर 51 अमाइनो एसिड का चेन बनाते हैं, दैट वी कॉल्ड इंसुलिन, जो हम पिग से भी निकालते हैं। अगर तुमने बायोटेक में अगर पढ़ा हो, 12th वाला भी अगर याद हो तो वहाँ से भी निकालते हैं। तो 51 अमाइनो एसिड का होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, वैसे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया ये चीज़। ग्लूकागॉन की अगर मैं बात करती हूँ, मेड अप ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता है। एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा जो इंसुलिन तुम्हारा काम कर रहा था। इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, तो तुम्हारा जो भी इंसुलिन ने जो काम करा है उसको बिल्कुल अपोजिट करेगा। अगर बिल्कुल अपोजिट करने वाला है, डेट मीन्स जो तुम्हारे ग्लाइकोजन के स्टोरेज था, जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज था उसको क्या कर देगा, ग्लूकोज में वापस से तोड़ देगा, ग्लूकोज में वापस से तोड़ देगा, और जो ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है उसको वापस से इंक्रीज कर देगा या फिर रेगुलेट कर देगा। ठीक है, तो जो इस पे जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, ग्लूकागॉन काम करेगा, जो इस कन्वर्जन में हेल्प करने वाला है। अब मैंने उस टाइम पे तुम्हें बताया कि वो इनहिबिट करता था ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, क्या ये इनहिबिट करने वाला है? नहीं, ये तो स्टिमुलेट करने वाला है। तो देखो, एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ द इंसुलिन, तो जो इंसुलिन का जो काम था उसके बिल्कुल एंटागोनिस्ट ये काम कर रहा है, कौन, ग्लूकागॉन। एक्ट्स प्राइमरीली ऑन द लिवर, तो वो भी तुम्हारा लिवर पे भी काम कर रहा था, वो भी तुम्हारे लिवर में स्टोरेज करा रहा था, और ये भी तुम्हारा लिवर में प्राइमरीली काम करता है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है बेसिकली वो तुम्हारा लिवर में होता है, तो ये जाके वहाँ पे लिवर में ही काम करने वाला है। इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, ये तो काम हो गया तुम्हारे ग्लूकागॉन का। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ जैसे अमाइनो एसिड हो गया, तुम्हारा फैटी एसिड्स हो गया, दे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ ग्लूकोज। तो इस जो ये जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो ये जो ग्लूकागॉन है, क्योंकि तो ग्लूकोज बनाने में काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करेगा, उसको भी ग्लूकोज को डिफरेंट डिफरेंट जो पाथवेज होंगे उनको फॉर्म करने में हेल्प करवाएगा, तो स्टिमुलेट करेगा। इट स्टिमुलेट द कीटोजेनेसिस ऑल्सो। ये मैंने इंसुलिन में तुम्हें बताया कि वहाँ पे कीटोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा था, दैट मीन्स दे आर नॉट अलाउइंग टू फॉर्म अ कीटोन बॉडीज। लेकिन ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, इट्स स्टिमुलेटिंग द कीटोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ पे कीटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जा रहा है थ्रू द ग्लूकागॉन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। सोमेटोस्टैटिन की बात करती हूँ। देखो सोमेटोस्टैटिन जो होता है तुम्हारा, बेसिकली ये जो हार्मोन है, ये एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम करता है। पैराक्राइन फैक्टर मतलब होता है कि जो पड़ोसी के घर में जाके उसका घर में जाके लड़ाई करवा दे, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसे बोला जाता है पैराक्राइन फैक्टर। पैराक्राइन फैक्टर जो है, सोमेटोस्टैटिन जो है, ना तो तुम्हारा ये इंसुलिन को फॉर्म होने देगा, ना ही तुम्हारा ग्लूकागॉन को फॉर्म होने देगा। तो एक ऐसा सीक्रेशन है जो तुम्हारे इन दोनों की सीक्रेशन को इनहिबिट करके रखता है, तो ये होता है सोमेटोस्टैटिन। आई थिंक इतना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसका, ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है, मतलब जीपीसीआर प्रोटीन्स हैं, ये जीपीसीआर रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एंड दीज आर पैराक्राइन फैक्टर्स, बेसिकली दे यूज टू वर्क ऑन द नेबरिंग सेल्स, तो एक पैराक्राइन फैक्टर्स हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इट इनहिबिट द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन सीक्रेशन, दोनों की सीक्रेशन को इनहिबिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोमेटोस्टैटिन। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में आई थिंक आने के चांसेस होते हैं, इससे ज़्यादा इस पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पीनियल ग्लैंड। आई थिंक ये जो ग्लैंड है, आई नो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि हम लोग बोलते हैं कि ये सैंड बन चुकी है बॉडी में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में जब तुम्हारे अगर तुमने देखा हो, मैंने क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने देखा हो यहाँ पे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं या फिर करेक्ट या इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे पीनियल ग्लैंड का एक ना एक तुम्हारा ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो पीनियल ग्लैंड इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे CSI UGC नेट की क्वेश्चन पेपर की अकॉर्डिंग। तो पीनियल ग्लैंड को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है, जिसकी वजह से अगर एग्जाम में आएगा तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड इज अ मिड लाइन ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज अनपेयर्ड। तो एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एक ब्रेन में एक मिड लाइन ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो अनपेयर्ड है, मतलब कोई पेयरिंग में कुछ नहीं है, एक खाली है, अनपेयर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। Pineal gland is a small P-shaped gland in the brain। तो एक P shaped का ग्लैंड है ब्रेन में। अगर तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये तुम्हारा क्या है, ये पीनियल ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल अपोजिट इधर साइड में है, ठीक है, उसके इधर साइड में है हाइपोथैलेमस के, तो ये याद रखना है। तो तुम्हारा ये है तुम्हारा पीनियल ग्लैंड। इट वर्क्स एंटागोनिस्ट टू MSH। मैं MSH भी पढ़ाने वाली हूँ। तो MSH होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो पीनियल ग्लैंड है बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है, बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, एंटागोनिस्ट वाला फंक्शन करेगा। तो याद में रखना ये चीज़, मैं अभी समझाऊंगी MSH, तो उसके बेसिस पे समझ में आ जाएगा। इट रेगुलेट द सेक्शुअल बिहेवियर इन द मैमल्स। तो सेक्शुअल बिहेवियर को ये मेंटेन करके रखता है। अगर मैं बात करती हूँ पीनियल ग्लैंड की, तो अगर तुमने देखा हो जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं या फिर नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, इनकी जो अगर मैच्योरिटी की मैं बात करती हूँ या फिर प्यूबर्टी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, प्यूबर्टी की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है उनके सेक्शुअल मैच्योरिटी को लेके। तो ब्लाइंड पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा सेक्शुअली मैच्योर पहले ही हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हमारे हैं जो ह्यूमंस हैं वो बहुत कम सेक्शुअली मैच्योर हो पाते हैं, ठीक है, बहुत लेट मैच्योर होते हैं बेसिकली, कम मतलब वो नहीं कि होते नहीं है, सेक्शुअली मैच्योर जो होंगे थोड़ा लेट होंगे, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बहुत पहले ही तुम्हारे सेक्शुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो ये किसका रोल होता है, तुम्हारा पीनियल ग्लैंड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि लाइट की जो प्रेजेंस है, जो लाइट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये मैं भी बात करने वाली हूँ। सो दे रेगुलेट द सेक्शुअल बिहेवियर इन द मैमल्स। जो नेचर है अमाइन नेचर का है इनका, ठीक है, अमाइन जो नेचर है इनका, इट इनिबिट द गोनेडल डेवलपमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो ये क्या करता है, तुम्हारे गोनेडल डेवलपमेंट को इनिबिट करके रखता है और उसके फंक्शन को इनिबिट करने की कोशिश करता है, ठीक है।
तो उसको इनिबिट करने की कोशिश करेगा और उसको बिल्कुल फंक्शन को इनिबिट करके रखेगा। पीनियल ग्लैंड इज की टू द बॉडीज इंटरनल क्लॉक। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक की, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर मैं बात करती हूँ, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, जो तुम कब सोते हो, कब खाते हो, तुम कब पीते हो, तो मतलब पूरी चीज़ों को मेंटेन कर दिया जाता है। जैसे तुम सुबह 8 बजे उठ जाते हो, लेकिन किसी दिन तुम्हें 4 बजे उठा दिया जाता है, तो तुम्हारा ना सर भारी भारी हो जाता है, चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो थी 8 बजे के अकॉर्डिंग सेट हो गई थी। तो जो पीनियल ग्लैंड होता है, ये तुम्हारी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है उसको सेट करके रखता है, उसको रेगुलेट करके रखता है। तो कौन काम आ रहा है? तुम्हारा पीनियल ग्लैंड काम आ रहा है। सो इट बेसिकली रेगुलेट द बॉडी सर्काडियन रिदम, ठीक है, सर्काडियन रिदम को तुम्हारी बॉडी की मेंटेन करके रखेगा। और जो सर्काडियन रिदम है वो तुम्हारी डेली रिदम है। डेली रिदम का मतलब 24 आवर वाली जो रिदम है तुम्हारी, जो 24 आवर वाली बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको मेंटेन करके रखता है कौन? पीनियल ग्लैंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। तो इसको क्या करना है, इसको और भी क्या बोलते हैं, ये मेंटेन करता है तुम्हारी स्लीप वेक साइकिल को। मतलब तुम्हें कब सोना है और कब उठना है, तुम्हारा कब पूरा डे में क्या क्या काम होने वाला है, उस चीज़ को मेंटेन, अगर तुमने एक प्रॉपर तुमने बना रखा है उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। तो ये स्लीप वेक साइकिल को भी यहाँ पे इसको बोला जाता है कि ये तुम्हारी स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। नाउ including a signal that makes someone feel tired, sleep, wake up, feel alert around the same time each day। तो ये सब में जो रूल आता है वो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड का रूल आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये तुम्हारा पीनियल ग्लैंड हो गया। अब जो हार्मोन जो है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड में सीक्रेट होता है उसे बोला जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये तुम्हारा पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, ठीक है, जो अमाइन नेचर का है। तो पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो क्या करता है, तुम्हारे जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, एलएचएस हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, इन सबको इनिबिट करके रखता है। इट ब्लॉक्स द सीक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स। तो गोनेडोट्रोपिन्स का जो सीक्रेशन है उसको इनिबिट करके रखता है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, इन सबको इनिबिट करके रखता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। These hormones aid in the proper development and the functioning of ovaries and testes। तो एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट का टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम तक, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड होती है कुछ टाइम बाद वो बेकार हो जाती है, सैंड फॉर्म हो जाती है। तो एक ये क्या करती है पीनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, एक पर्टिकुलर टाइम देता है प्रॉपर डेवलपमेंट का टेस्टिस और ओवरीज को। अगर तुम्हारा मेलाटोनिन हार्मोन का इधर उधर हुआ तो तुम्हारा टेस्टिस या ओवरी तुम्हारा जल्दी फॉर्म हो सकती हैं और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा उनका। तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है कि मेलाटोनिन जो है वो तुम्हारा रेगुलेट करेगा इन सबको, उसके सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो जब तक वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो जाता, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। अब क्वेश्चन क्या आया है एक बार कि तुम्हारा मेलाटोनिन हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है? तो प्रिकर्सर याद रखना है सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन जो है तुम्हारा प्रिकर्सर है मेलाटोनिन हार्मोन का, ठीक है। और जो सेरोटोनिन जो बनता है वो तुम्हारा ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड होती है वो इसका प्रिकर्सर है। मतलब अगर अमाइनो एसिड की बात करी जाएगी तो ट्रिप्टोफैन होगा, अगर तुम्हारा सेरोटोनिन जो होगा तुम्हारा मेलाटोनिन का वो होता है, प्रिकर्सर होता है। अब क्या होता है, जब तुम्हारी विटामिन डी प्रेजेंट होती है, सन या विटामिन डी प्रेजेंट होती है, तो तुम्हारा सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है, सेरोटोनिन रिलीज होगा जो तुम्हें अलर्टनेस करवाएगा और बहुत सारे काम जो करवाता है। लेकिन डार्कनेस जैसी आ जाती है वहाँ पे तुम्हारा मेलाटोनिन का काम फंक्शन अच्छे से होने लग जाता है और ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारे स्लीप वेक साइकिल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तुम्हारा सब कुछ जो भी बॉडी का पर्टिकुलर टाइमिंग है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो ये काम होता है तुम्हारे मेलाटोनिन हार्मोन का। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ये कहाँ पे कैसे काम करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन में आता है बहुत बार। एमएसएच का एंटागोनिस्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और बताती हूँ क्या ध्यान में रखना है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की। देखो उस दिन भी मैंने बताया था तुम्हें कि जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, सॉरी, जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो तुम्हारा रेगुलेशन करते हैं, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से।
मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जो तुम्हारा डायरेक्टली रेगुलेटेड है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, वी कॉल देम ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। तो ये जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम सोमेटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। सोमेटोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ, ऐसे हॉर्मोन्स जो तुम्हारे डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से रेगुलेटेड हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली। अगर तुम्हें पता हो कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, क्वार्टनरी हो गया, तो ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म हो जाती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्रोटीन नेचर के हैं एंड दे फॉर्म अ ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, दे इंक्रीज द बॉडी वेट एंड द बॉडी हाइट, ठीक है, बॉडी हाइट एंड वेट। अब तुम्हें भी पता होना चाहिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जब तुम्हारा बेसिकली डेवलपमेंट वाला टाइम होता है, प्यूबर्टी से पहले वाला जो डेवलपमेंट वाला टाइम होता है, वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये क्या हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी हाइट को इंक्रीज करेगा और बॉडी वेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, डीएनए हो गया तुम्हारा, आरएनए सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, इन सब के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है जो तुम्हारी ग्रोथ है वो प्रॉपर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो तुम्हारे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया एंड स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स। तो ये ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। अभी समझो, देखो, हाँ एक सेकंड, देखो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन हो गया। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुम्हारा एक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर सकता है। तुम्हें पता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है तुम्हारा रिलीजिंग हार्मोन भी निकाल सकता है और तुम्हारा इनिबिटरी हार्मोन्स भी निकाल सकता है। अगर ये रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है मतलब ये स्टिमुलेट कर रहा है दूसरी सेल्स को कि तुम हार्मोन का सीक्रेशन करो या फिर स्टोर करो, मैं आगे रिलीज करने वाला हूँ। इनिबिटरी हार्मोन का मतलब होता है जब वो किसी भी सीक्रेशन को इनिबिट करता है उसे इनिबिटिंग हार्मोन बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस को जब तुम्हारे ग्रोथ फैक्टर को फॉर्म करवाना है तो यहाँ पे एक रिलीज करवाता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को यहाँ से रिलीज करवाएगा, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जैसे जैसे वो रिलीज होगा तुम्हारा ये ग्रोथ रिलीजिंग जो हार्मोन है, जो फैक्टर है, सोमेटोस्ट्रोपिक जो फैक्टर है, ये तुम्हारा पिट्यूटरी पे आके काम करेगा। पिट्यूटरी को बोलेगा, तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम अपना ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज कर दो। और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होगा ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेल पे काम करेगा और टारगेट सेल पे काम करने के बाद तुम्हारा जो बॉडी का लेंथ है, जो हाइट है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारा जिजांटिज्म भी हो सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को ना होने के लिए, इनिबिट करने के लिए ये नेगेटिवली फीडबैक भी देते हैं कि इतना ग्रोथ हार्मोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको अब ना बनाएं। तो ये इनिबिटिंग या फिर नेगेटिव फीडबैक भी देता रहता है कि इतना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या करेगा, तुम्हारा हाइपोथैलेमस होगा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा जो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करने वाला है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन जो तुम्हारे डिफरेंट टारगेट सेल पे काम करने वाला है। अब फंक्शन पढ़ लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की, वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेंटेन द नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि तुम्हारा ये ग्रोथ हार्मोन है, तुम्हारी बॉडी का कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना तुम्हारी बॉडी वेट के हिसाब से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, इस सबको मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तुम्हारी नॉर्मल बॉडी हाइट और वेट को मेंटेन करके रखेगा। इट मेंटेन द बुल्स रिपेयर हेल्थी टिश्यूज इन द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करके रखता है। Growth hormone is utilized widely in the medicines that heal the growth disorders। तो तुम्हें पता होगा कि अभी भी पहले जब हाइट होती थी, स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे, कितनी ज़्यादा हाइट थी, लेकिन अब जो है वो नॉर्मली 5 फीट हो गया, 5'2" हो गया गर्ल्स में। अगर बॉयज़ की मैं बात करती हूँ 5'6", 5'8", ज़्यादा नहीं जाती है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ की इतनी हाइट रहती है। तो अब कम होती जा रही है। तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में किसी किसी बच्चे की ना हाइट इंक्रीज ही नहीं हो रही है, तो बच्चे तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेरेंट्स और वहाँ पे दिखाते हैं, तो उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से वो जो ग्रोथ डिसऑर्डर है उसको हील कर पाएँ और बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन की जो सीक्रेशन कम हो रही है उसको इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। ग्रोथ हॉर्मोन्स इनहेंसेस द ग्रोथ इन एडोलिसेंट्स एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये तुम्हारी एडोलिसेंट्स मतलब तुम 16 आप बोलते हैं आफ्टर प्यूबर्टी जो ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाता है। मतलब नॉर्मली ऐसा क्यों होता है ये मैं तुम्हें भी समझाऊंगी। तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो उसके बाद जो हाइट बढ़ना है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन उससे पहले जितना भी हो सकता है इनहेंस होती है, प्रॉपर ग्रोथ पे काम किया जाता है। क्योंकि पहले जो तुम्हारी एनर्जी थी
एकदम स्टार्टिंग में, जब तुम्हारी प्यूबर्टी से पहले जो एनर्जी हो रही है वो तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन पे लग रही है, तुम्हारे मेटाबॉलिक उस पे लग रही है, ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है तुम्हारी ओवा फॉर्मेशन में, तुम्हारी स्पर्म फॉर्मेशन में लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन में लगने वाली थी पहले, वो अब कहाँ शिफ्ट हो गई है, उधर शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। इसलिए जो बच्चा जो है प्यूबर्टी के बाद में कम ही हाइट उसकी फॉर्म हो पाती है। It also contributes to the regulation of the body fluid, fat metabolism, sugar, and also the function of the heart. The growth hormone reduces the body fat. ऑब्वियसली ये बर्न करेगा, मेटाबॉलिज्म क्रिएट मतलब बहुत अच्छा कर देगा, तो जो तुम्हारी फैट होगी वो अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी, और जो रिड्यूस होने के बाद जो एनर्जी है, जो एनर्जी फॉर्म होती है, वो तुम्हारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, या फिर तुम्हारी मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ये काम किसका होता है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन का ये काम होता है। अब आते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं फिर बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक तुम्हें क्विक डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं समझा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक क्विक डिस्क्रिप्शन है, और जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं इसकी बोन की बात करूँ तो क्या होता है, ये तुम्हारा एपिफाइसिस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पहले बोन ऐसी थी, ये क्या करता है, बोन का डेवलपमेंट कराता है, और देखो इसकी जो सीक्रेशन है, जो बोन का, हाँ, ये ऐसे उसकी लेंथ को इंक्रीज करवा देता है। ये क्या करेगा, तुम्हारा बोन डेंसिटी और बोन मास को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से देखो ये वाला पार्ट जो था वो तुम्हारा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी अगर बोन इंक्रीज होगी हाइट में तो क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ बढ़ेगी, तुम्हारा बॉडी का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये काम जो होता है तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन का काम होता है, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना। नेक्स्ट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैंने तुम्हें एंटीरी पिट्यूटरी के हार्मोन्स बता दी कि कौन कौन से थे। अब ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तुम्हारा, ना तो ये एंटीरी पिट्यूटरी का है, ना तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। ये जो हार्मोन है बेसिकली तुम्हारा जो रिलीज होता है वो तुम्हारा मिडिल वाला जो पार्ट है, पार्स इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं, वहां से रिलीज होता है। देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ना, छोटा छोटा सा, ये है पास इंटरमीडिया, या फिर ऐसे बोला जाता है इंटरमीडिएट लोब, जो तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो बीच में आया हुआ है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, तुम्हारा पास इंटरमीडिया बोलते हैं। और पास इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है विच वी कॉल्ड एमएसएच। एमएसएच को क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। और ये कौन इसके एंटागोनिस्ट काम कर रहा था, तुम्हारा जो पीनियल ग्लैंड था इसके एंटागोनिस्ट काम कर रहा था। ऑल्सो नोन एज मेलेनोट्रोपिन्स एंड और इंटरमीडियंस बोला जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी नाम से अगर पूछा जाता है तो नाम याद रखना है, मेलेनोट्रोपिन्स और इंटरमीडियन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेलाटोनिन था, टोनिन अलग है, टोनिन जो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड बना रहा था, ये मेलेनोट्रोपिन्स है जो तुम्हारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है। ओके, these are the family of the peptide hormones and the neuropeptides. Okay, they are produced by the cells in the pars intermedia of the anterior lobe of the pituitary gland. तो ये जो पास इंटरमीडिया है तुम्हारे पिट्यूटरी, एंट्री पिट्यूटरी रीजन में ही आता है, लेकिन हमने एक अलग डिस्क्रिप्शन दे दिया है विच वी कॉल्ड पास इंटरमीडिया। तो इस इंटरमीडिएट लोब में आता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। Melanocytes in the skin make and secrete the MSH in response to the ultraviolet light, where it increases the synthesis of the melanin. तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मेलेनिन की मैं बात करती हूँ तो ये जो मेलेनिन हार्मोन है तुम्हारा जो स्किन का कलर है बेसिकली उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो जो भी कोई भी अगर कोई भी इंसान अगर तुम्हारा अल्ट्रावायलेट लाइट में जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सन रेज में जाता है तो बहुत डार्क हो जाता है ना, बहुत पसीना, बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मेलेनिन का जो सीक्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो मेलेनोसाइट है स्किन की मेक एंड सीक्रेट द MSH इन रेस्पॉन्स टू द अल्ट्रावायलेट लाइट वेयर इट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ द मेलेनिन। तो ये काम होता है तुम्हारे मेलेनोसाइट का। अब जितना MSH ज़्यादा होगा, जितना MSH तुम्हारा ज़्यादा होगा, उतना ही जो स्किन होगी तुम्हारी डार्कर होगी।
लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है मेलानिन का, वो किस वाले वर्टिब्रेट्स पे होता है। बेसिकली वर्टिब्रेट्स पे किस पे ज़्यादा रोल होता है, तो वो जो रोल होता है तुम्हारा एम्फीबियंस हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गए, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमारे पास इतनी वेरिएशंस नहीं है, इस एमएसएच का इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है एज कम्पेयर टू द एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनमें बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो MSH है, जो मेलानिन जो हार्मोन है, वो क्या कर सकता है, वो तुम्हारा मेटाक्रोसिस वाला प्रोसेस कर सकता है। मेटाक्रोसिस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एनी एनिमल टू चेंज द कलर। तो जिस इंसान जिस ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है कलर चेंज करने की, उसको बोला जाता है मेटाक्रोसिस। और ये जो मेलानोसाइट है, तुम्हारा जो मेलानिन हार्मोन है, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेटाक्रोसिस एंड दीज आर फाउंड इन एम्फीबियंस और इन रेप्टाइल्स। तो मोस्टली जो पाए जाते हैं एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। जैसे तुम्हें सुना हो कैमेलियन का, ये क्या होते हैं, तुम्हारा कलर चेंज करते रहते हैं। अगर ग्रीन पे बैठे हो तो ग्रीन कर लेंगे, ऑरेंज पे बैठे हैं ऑरेंज कर लेंगे। तो इनकी जो मेलानोसाइट की जो एक्टिविटी है बहुत ऊपर है, अपर लेवल है। हमारे ह्यूमंस में इतना नहीं है, हम लोग अपना कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलानोसाइट का फंक्शन क्या है, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंडली अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसका जो फंक्शन है वो डिटरमाइन किस में किया जाता है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उसमें ज़्यादा पाया किया जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में जो है वो इतना अच्छे से इसका रोल जो है वो उभर के नहीं आया है, लेकिन एम्फीबियंस में उन्होंने बहुत कुछ इस चीज़ से किया है, तो इसलिए इसको याद में रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो ये सारे के सारे अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के चल रहे हैं, मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नहीं आई हूँ, और जो इंटरमीडिएट वाला था वो तुम्हारा MSH था। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग हार्मोन्स हैं, और इन दोनों हार्मोन्स में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, लियोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ट्रॉपिक का मतलब मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लियोट्रॉपिक हार्मोन है, और ये जो प्रोलैक्टिन है वो तुम्हारा प्रोटीन नेचर का होता है। ये कैसा होगा? प्रोटीन नेचर का होगा। अब क्या होता है कि प्रोलैक्टिन कब रिलीज होता है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये कब रिलीज होता है? जब तुम्हारा ईस्ट्रोजन का ट्रीटमेंट बहुत बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है तुम्हारा, उस टाइम पे इसका सीक्रेशन जो होता है बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये जो पिट्यूटरी जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, ये तुम्हारा एंडोक्राइन फंक्शन है जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। किससे रेगुलेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से तुम्हारा रेगुलेट हो रहा है। और हाइपोथैलेमस ही तुम्हारा बोलता है कि प्रोलैक्टिन का जो हार्मोन का जो रिलीज है वो करना है या नहीं करना है। जब तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो प्रोलैक्टिन को रिलीज कर देता है, तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है कि जैसे कोई भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको क्या चाहिए? उसको मिल्क चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट में अगर मिल्क नहीं होगा तो बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होता है? जो डिफरेंट डक्ट्स होती हैं, जो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं ब्रेस्ट में, उनका डेवलपमेंट कराना है, उनका प्रमोशन कराना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा जो बच्चा है जब वो डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद में उसको मिल्क चाहिए। IgA एंटीबॉडीज उससे मिलती हैं। इवन 6 मंथ्स तक जो बच्चा सर्वाइव करता है वो मदर के मिल्क पे सर्वाइव करता है। तो जो प्रोलैक्टिन है वो तुम्हारा इस मिल्क ग्लैंड्स को, इस मिल्क फॉर्मेशन में पूरा हेल्प करेगा। तो क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। तुम्हारे ये हाइपोथैलेमस था, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम्हारा प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है। जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाता है, तुम्हारा ब्रेस्ट का डिफरेंशिएशन करा दिया जाता है, डक्ट का प्रोलिफरेशन करा दिया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलपमेंट करा दिया जाता है, मिल्क प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी जाती है, और लैक्टोजेनिक एंजाइम सिंथेसिस करा दी जाती है। तो ये सब कराने के बाद तुम्हारी मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो करा दिया जाता है, ठीक है। और इससे होगा मिल्क प्रोडक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डोपामीन है, वो तुम्हारा इनिबिट करता है इस फॉर्मेशन को, ठीक है। डोपामीन इस फॉर्मेशन को इनिबिट करेगा। ये तुम्हें आई थिंक पिछली बार में समझा चुकी थी। अब इसके बेसिस में मैं तुम्हें समझाऊंगी ऑक्सीटोसिन, ठीक है, क्योंकि इसको अगर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीटोसिन इसके बेसिस पे ही समझ में आने वाला है। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स पे।
वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टर पिट्यूटरी जो हॉर्मोन्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है इन हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है और पोस्टर पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम इसको स्टोर करके रखो, स्टोर करके रखो, और जब जरूरत होगी तब तुम इसे निकाल देना। ठीक है, निकाल देना, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेल पे काम कर देना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी तो खुद सीक्रेशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो पोस्टर पिट्यूटरी है वो सीक्रेशन नहीं करती है, वो सिर्फ इन हॉर्मोन्स को स्टोर करने वाली हैं। ओके, तो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस है, वो क्या करेंगे, इन हार्मोन्स को रिलीज करेंगी, करने के बाद इनका सीक्रेशन करेंगे और तुम्हारे पोस्टर पिट्यूटरी में दे देती हैं। पोस्टर पिट्यूटरी में जो दो हार्मोन्स जो आते हैं दो होते हैं, एक होता है एडीएच विच वी कॉल्ड वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, और एडीएच का मतलब होता है तुम्हारा एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सेकेंड होता है ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली ये क्या होता है तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड का, अभी क्या कराने वाला है इसको, मैं तुम्हारे प्रोलैक्टिन के साथ में इसको कंबाइन करने वाली हूँ। तो अभी तुम इतना ही याद रखो कि जो पोस्टर पिट्यूटरी है तुम्हारा हाइपोथैलेमस हार्मोन को सिक्रेशन करेगा, पोस्टर पिट्यूटरी को दे देगा, दो हार्मोन्स आते हैं, एक एडीएच आता है और एक ऑक्सीटोसिन आता है, और इन हार्मोन्स का रिलीज करवा देगा। तो ये काम होता है तुम्हारे पोस्टर पिट्यूटरी का। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोला जाता है, पिटोसिन, ठीक है, ऐसा नहीं कि पीटोसिन, नहीं, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। इसको बोला जाता है मिल्क लेक डाउन हार्मोन। दैट मीन्स जो तुम्हारा प्रोलैक्टिन था, प्रोलैक्टिन क्या करा रहा था, तुम्हारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करा रहा था, जो डक्ट्स था उनका डेवलपमेंट करा रहा था, मिल्क का फॉर्मेशन करा रहा था, लेकिन ये किस में हुआ है, तुम्हारे ब्रेस्ट में हुआ है। लेकिन जैसे बच्चा सक करता है, जैसे बच्चा सक करता है, सक करने से क्या होता है, एक हार्मोन का रिलीजन होता है, हार्मोन जो होता है रिलीज हो जाता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, तुम्हारा मिल्क का लेग डाउन कराएगा, मिल्क का लेग डाउन कराएगा, कौन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, लेग डाउन करवा रहा है, मतलब मिल्क को बाहर निकलवा रहा है, और जो प्रोलैक्टिन था वो ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन कराने में हेल्प कर रहा था। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना है कि किसने बाहर निकाला है, इजेक्ट किसने करवाया है, और प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था, ब्रेस्ट में फॉर्मेशन करवा रहा था मिल्क की। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में आती हैं तो। The two main action of the oxytocin in the body are the contraction of the womb, जब बच्चे का जब पार्चुरेशन हो रहा होता है या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो क्या होता है, यूट्रस का क्या कराना होगा, कॉन्ट्रेक्शन कराना होगा, वॉर्म का कॉन्ट्रेक्शन कराना होगा। तो उसमें भी तुम्हारा जो ऑक्सीटोसिन है उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वॉर्म या यूट्रस की। Oxytocin stimulate the uterine muscles to contract and also increase the production of prostaglandins which increases the contraction। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे, एक तो खुद रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, खुद रिलीज हो रहे हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी रिलीज करवा देते हैं कि तुम भी कॉन्ट्रेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन कर लो, क्योंकि उस टाइम पे जो मेन हमारा फोकस होता है वो कॉन्ट्रेक्शन पे होता है। तो जितने भी तुम्हारे हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को भी रिलीज कर देते हैं जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करने वाले हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो तुम्हारे प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाएगा और बोलेगा कॉन्ट्रेक्शन कराओ, फर्दर कॉन्ट्रेक्शन कराओ। ओके, uterine contraction, the cervical dilation before the birth, the oxytocin causes the contraction during the second and the third stage of the labor pain, ठीक है। At the time of the parturition, it is secreted by both the baby and the mother. Very important, very important, याद रखना है जब तुम्हारा पार्चुरेशन हो रहा होता है या डिलीवरी हो रही होती है तो तुम्हारा जो मदर है और जो बेबी है दोनों के दोनों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ें याद क्या रखनी है, ये तुम्हारा करता है पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से समझा देती हूँ तुम लोगों को। ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक वाला लूप पे काम करता है। दैट मीन्स जैसे बच्चे ने सक करा तो ये क्या करेगा, ये अपना ही सीक्रेशन पोस्टर पिट्यूटरी से बोलेगा कि तुम और रिलीज करो, स्टोरेज जो फॉर्म है उसको रिलीज करो। क्यों, क्योंकि बच्चा जैसे सक करेगा वैसे इस पर जाता है पॉजिटिव इफेक्ट कि मुझे अब और ज़्यादा निकलना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये अपना सीक्रेशन को खुद इंक्रीज करवाता रहता है कि और इंक्रीज करो और इंक्रीज करो। दैट मीन्स ये देता है तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देता रहता है। अब
इसको पता होता है कि जैसे बच्चे ने सक करना बंद करा, जैसे बच्चे ने वो सक करना बंद करा, उसको मिलता है कि नेगेटिव फीडबैक कि अब नहीं सीक्रेट होना है, तो धीरे 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 ये खुद कम होता जाएगा। तो याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीटोसिन है या फिर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खुद पे ही पॉजिटिव फीडबैक देता है, जैसे तुम्हारी टी लिम्फोसाइट दे रही थी, वैसे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, खुद का ही पॉजिटिव फीडबैक कराता रहता है। जैसे बच्चा सब करता है, जैसे उसको स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेट जैसे करेगा वो उसका पॉजिटिव फीडबैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको याद में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ये बता चुकी हूँ, ये तुम्हारा डायबिटीज जो इंसिपिडस था, डायबिटीज जो इंसिपिडस वाला पार्ट था, वहाँ पे भी मैं समझा चुकी थी। जो वैसोप्रेसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर तुम्हारा एडीएच काम नहीं करेगा, वैसोप्रेसिन काम नहीं करेगा, तो तुम्हारा जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो वो रिलीज होने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलीयूरिया। और क्या कंडीशन आ जाती है, पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन आ जाती है। दैट मीन्स तुम्हें बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगने लग जाती है, बहुत प्यास लगने लग जाती है। तो ये जो कॉजेज होते हैं वो तुम्हारे वैसोप्रेसिन या एडीएच की वजह से होते हैं, विच बेसिकली टेक्स प्लेस इन डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसको ध्यान में रखना है। सो अगर मैं एडीएच की बात करती हूँ, तो ये तुम्हारा क्या है, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गेनिज्म है उनको भी हाइड्रेशन वाली कंडीशन चाहिए, उनको भी वाटर चाहिए। तो ये क्या करता है, तुम्हारे एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो तुम्हारे डायलिसिस को मेंटेन करके रखता है और उस कंडीशन के अपोजिट नहीं जाने देता है, उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, सब चीज़ों को अपना पानी इक्वली इक्वली प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा एडीएच। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कौन सी जो तुम्हारी अमाइनो एसिड है वो इन्वॉल्व होती है। तो जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होती है वो होती है आर्जिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन है, एबीपी से बोला जाता है या आरजीप्रेसिन बोला जाता है। ये जो एंजाइम है, ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ पे काम आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम याद रखना है आर्जिनिन, कि आर्जिनिन जो है तुम्हारा एडीएच में काम आने वाला है। इसका काम क्या होता है एडीएच का, एडीएच बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा पीसीटी हो गया, तुम्हारा डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया, जहाँ से भी ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, जहाँ से भी इसको मौका मिलेगा वो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा और एक्सक्रीशन कराता है मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का। अब तुम्हें दोनों चीज़ों में समझ में आना चाहिए, डायरेसिस या फिर डाइल्यूट यूरिन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है। डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब होता है कि जो यूरिन तुम्हारा निकल रहा है उसमें क्या होता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि ऐसा यूरिन जिसमें जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हारी बहुत कम है, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये चीज़ें याद रखनी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है और डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब क्या है। तो जो तुम्हारा एडीएच है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो पानी को बचाएगा, पानी को अगर रीअब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारा जो यूरिन निकलेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा, डायल्यूटेड नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। This occurs through the increased transcription and the insertion of the water channels which we call aquaporin 2. Very very important, कि कहाँ पाए जाते हैं, जो तुम्हारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं या कलेक्टिंग डक्ट होती है एपिथेलियल सेल्स, तो वहाँ की जो एपिकल मेम्ब्रेन है, जो एपिकल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे तुम्हारे एक्वापोरिन 2 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्वापोरिन 2 पाए जाते हैं। सो बेसिकली इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है और इंसर्शन है इन पर्टिकुलर एरियाज में जो एपिकल मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा हेल्प करने वाली है तुम्हारे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, तो इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब क्या हुआ, अगर मैं समझा देती हूँ एक बार क्या हुआ, हाँ इसके थ्रू समझा देती हूँ। पहले एक्वापोरिन समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। एक्वापोरिन क्या करते हैं, तुम्हारे वाटर को अलाउ करते हैं मूव डाउन देयर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इंक्रीज द वाटर अमाउंट रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो एक्वापोरिन 2 क्या करेंगे, तुम्हारा जो वाटर यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, जो बाहर प्रेजेंट होगा, उसका रीएब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देते हैं, तुम्हारे वापस से बॉडी में भेज देते हैं, यूरिन में नहीं जाने देते, उनको वापस से बॉडी में भेज देते हैं। तो ये जो काम होता है तुम्हारे एक्वापोरिन्स का काम होता है। नाउ एक्यूट इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। सॉरी, जो एल्डोस्टेरॉन है तुम्हारा और जो तुम्हारा ये एडीएच हार्मोन है, ये क्या करता है, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता था
और ये तुम्हारा क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, तो ये तुम्हारा साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ तुम्हारा वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इनका अपोजिट काम नहीं होता है, साइमल्टेनियसली काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाता है और तुम्हारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब एक बार इसके थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। तुम्हारा जो वाटर की, पहले देखते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ द वाटर, ब्लड जो थी कम हो गई, मतलब तुम्हारी वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, ब्लड वॉल्यूम बेसिकली तुम ऐसे बोलो, ब्लड वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा कम हो गया। जैसे ही तुम्हारा कम होगा, तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या आएगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे हाइपोथैलेमस है बेसिकली, हाइपोथैलेमस पे क्या होगा, तुम्हारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियस, पीवीएन, और सुप्रा न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरा वेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस रीजन में, वो क्या करेंगे, इस हार्मोन का सीक्रेशन कराते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके तुम्हारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा से पता चलता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, तुम्हारा जो एडीएच का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाता है, वो एडीएच का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो ज़्यादा फॉर्म होने लग जाएगा। अगर तुम्हारा एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा फॉर्म होगा तो क्या करेगा, ट्यूबुलर वाटर एंड द यूरिया परमेबिलिटी, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर का अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स वाटर का एक्सक्रीशन कम हो गया है, और अगर वाटर का एक्सक्रीशन कम हो गया है तो तुम्हारा क्या है, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी थी या ब्लड का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है जब तुम्हारा वाटर का एक्सक्रीशन कम हो गया तो। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन होता है। सेकेंडली जो एडीएच क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ये क्या करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है एडीएच। दैट मीन्स सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अगर तुम्हारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा एडीएच रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, तुम्हारे हाइपोऑस्मोलैरिटी के प्रेजेंस में ये जो वैसोप्रेसिन होगा तुम्हारा कहाँ से रिलीज होता है, पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस या फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और उस इन्फंटिबुलम के थ्रू तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा और वहाँ से फिर वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद तुम्हारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा वाटर रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, एक और हार्मोन होता है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ, लेकिन एक और हार्मोन होता है विच वी कॉल एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, दैट इज ANP, या फिर सब बच्चों को पता होगा एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, दैट इज ANF। ये दोनों हार्मोन सेम है। ये जो हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो तुम्हारे कार्डियक मसल्स कहाँ पे होते हैं बेटा, ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं तुम्हारे हार्ट में होते हैं, तो वहाँ से ये रिलीज होता है। ठीक है, ये जो ANP है और जो ANF है तुम्हारा पैराक्राइन फैक्टर है। पैराक्राइन का मतलब होता है कि अपने पड़ोस वाली चीज़ को ये रोक रहा है या फिर उसको बढ़ा रहा है। तो पैराक्राइन मतलब क्या होता है, जो नेबरिंग सेल पे अपना इफेक्ट शो करता है उसे बोला जाता है पैराक्राइन फैक्टर्स। इस ANP का काम क्या है, ये ANP क्या करता है तुम्हारा कि सोडियम आयन का जो एक्सक्रीशन है, सोडियम आयन का एक्सक्रीशन बोल रही हूँ, रीएब्जॉर्प्शन नहीं बोल रही हूँ, जो सोडियम आयन का जो एक्सक्रीशन है उसको क्या करेगा, तुम्हारा इंक्रीज कर देगा। अगर सोडियम आयन का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। दैट मीन्स तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है दैट मीन्स ADH का सीक्रेशन को भी कम कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारा ADH हार्मोन को, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करता है या फिर इनहिबिट करेगा उसके सीक्रेशन को, तो याद रखना है जो ANP है या फिर ANF है ये तुम्हारा इनहिबिट करता है तुम्हारे वैसोप्रेसिन के सीक्रेशन को, दैट मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है।
These cells contain a volume receptor which respond to the increase in the stretching of the arterial wall due to increase the arterial blood volume. मतलब क्या होगा, तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो चुका है. अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है तो तुम्हारा हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है तो तुम्हारा ANF रिलीज होता है, दैट इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर फ्रॉम द कार्डियक सेल्स ऑफ द हार्ट. तो वहाँ से ये रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद इनका जो सीक्रेशन है इसको इनहिबिट कर देगा, वैसोप्रेसिन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा और तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल पे आ जाएगा. तो ये काम होता है ANF का, वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों के फंक्शन को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. सो आज ये तुम्हारा क्विक डिस्क्रिप्शन था हार्मोन्स का. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. और अगर कोई भी इशू है तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं लिख पाओगे, तुम लिख दो. उसके बाद में नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वहाँ पे तुम्हें रिस्पॉन्ड कर दूंगी. सो डोंट वरी. सो अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और मेरी अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होती हैं. यूट्यूब की अगर मैं बात करती हूँ तो एक 10:30 पे होती है और एक 4 बजे होती है. और अनअकैडमी पे अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है. उसके बाद आपको मुझे फॉलो कर लेना है, कुमकुम गौतम सर्च करना है. उसके बाद फॉलो कर लेना है, तो जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ, फिर पेड क्लासेस की बात करती हूँ, तो ये प्लस और पेड क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपके यहाँ पे रेगुलर क्लास कराई जाती है. आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा. कोर्स के साथ साथ जो नोट्स हैं आपको वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं. आपके यहाँ पे बहुत सारी क्विजेस कराई जाती है, हर वीक आपकी क्विजेस हो रही हैं, जिससे क्या होता है आपने जो पूरा वीक पढ़ा है वो आपका टेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें रिमाइंड में रहेंगी. तो क्विजेस कराई जाती हैं. आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है कि तुम्हें एग्जाम में पता होना चाहिए तुम्हें कब कितना लगाना है, ए में कितने क्वेश्चन चूज़ करने हैं, बी में कितने क्वेश्चन चूज़ करने हैं, कैसे चूज़ करने हैं. तो इन सब का जो आइडिया है तुम्हारे मॉक टेस्ट के थ्रू लग जाता है. अगर मैं बात करती हूँ प्लस कोर्स की, तो मेरा जो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर्स चल रहा है अभी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंडली अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा, तो मेरा जो क्रैश कोर्स आने वाला है अक्टूबर में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाली हूँ जो तुम्हारे CSI UGC नेट में पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है पहली बात तो, ठीक है. प्ले स्टोर पर जाओगे, इस अनअकैडमी को लिखना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है. डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है अपने नंबर से. लॉगिन करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए CSI UGC नेट. तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और CSI UGC नेट मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6, 12 ये 4 मंथ्स का ले सकते हैं. तो जो भी बच्चे नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 1 मंथ का भी ले सकते हैं. लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है कि उसको आगे भी प्रिपेयर करना है तो 6 या 12 मंथ्स का ले सकता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है. इससे आपके यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, तो आपका रेगुलर टेस्ट हो जाएंगे, तो आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है सारी चीज़ें. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 12 मंथ्स की मैं बात करती हूँ तो अबाउट 11,550 आपका एक अमाउंट जाता है. लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. वो जो रेफरल कोड होगा वो होगा कुमकुम 10, दैट इज KUM 10. इसको कर लेना है आपको अप्लाई. आपको करना है प्रोसीड टू पे. आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा बाय अप्लाइंग कुमकुम 10. जैसे ही कुमकुम 10 अप्लाई करोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. और अबाउट जो पेमेंट है आपकी वो 10,395 की आपकी पेमेंट होती है. तो 10,000 आई थिंक ज़्यादा नहीं है. अगर तुम कहीं बाहर जाओगे और 1 साल का तुम्हें इतना मिल रहा है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कम है. तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो. डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया. तो अगर किसी बच्चे के पास अभी इतने पैसे एक साथ देने के लिए नहीं हैं तो वो क्या कर सकता है, EMI के थ्रू भी पे कर सकता है. EMI का मतलब होता है छोटी छोटी अमाउंट्स में तुम्हें पे करना होगा और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं है. तो 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है आई थिंक. तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं.
आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च कर लेना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10। इसको नहीं भूलना है, कुमकुम 10 को अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चल रहा है सेकेंड, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी क्लासेस मिलती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक ये क्लास हमारी हेल्पफुल रही होगी, तो थैंक यू।